Good morning, students. Okay, so in last class we have discussed about this character input and output topic. ओके हमने इसमें फाइल कॉपिंग के बारे में पढ़ा था, गेट केयर के बारे में पढ़ा था, हम देखा था हमने कि इंटीजर रिटर्न करता है। पुट केयर के बारे में भी हमने देखा था कि ये इंटीजर वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट लेता है। और हमने ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें पढ़ा था कि पुट केयर क्या करता है, प्रिंट करता है इंटीजर वेरिएबल सी को एज ए कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। ठीक है क्या नहीं, ये चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके थे। और इसके सारे कंप्लीशन के बाद हमारे दो एक्सरसाइज थी जो कि होमवर्क के रूप में थी। और अगली क्लास के लिए हमने बताया था कि हम कैरेक्टर काउंट, फाइल काउंट और इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि नहीं, तो हम फाइल कॉपिंग, कैरेक्टर काउंट, लाइन काउंटिंग और वर्ड काउंटिंग के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। और एक्सपर्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस में भी एक क्वेश्चंस बाकी था जो कि लाइन काउंटिंग एंड वर्ड काउंटिंग का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पीपल आर राइटिंग इट इन मल्टीपल लाइन्स एंड लाइक ए ब्रॉड कोड, बट हमको बेस्ट कोड लिखना है जिससे कि हमारा इंटरव्यू लेवल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सबसे बेस्ट तरीके से दिखे। ठीक है कि नहीं। Okay, so before moving to the next topic on character count, we'll check that exercise 1.6 and 1.7 क्या है और हमने उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। ओके, सो here we go. मैंने आपको बताया है कि जितने भी ये टॉपिक्स और जितने भी ये फोल्डर्स हैं, ये सारे के सारे आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, सॉरी नॉट कमेंट बॉक्स में, वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें गिट हब के लिंक के द्वारा मिल जाएंगे और वहाँ पर आप सारे के सारे फोल्डर्स को सीधे सीधे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये 5th क्लास की स्पेलिंग गलत है, आई एम making it correct now. Fine. Okay, 5th क्लास। और अभी हम चलते हैं अपने होमवर्क की साइड। और होमवर्क में मैंने 16.c 17.c बना रखा है। आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि आप सारे के सारे होमवर्क्स को खुद से कंप्लीट करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इन दैट केस ओनली आपकी जो भी एरर आ रही है, जो क्वेश्चन आ रहा है, जिस टाइप का कोई भी दिमाग में कन्फ्यूजन है, तो उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू हमसे कनेक्ट, जो व्हाट्सअप से हमसे कनेक्टेड हैं, वो हमसे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। विल डिस्कस ऑन दैट एंड विल मेक इट क्लियर कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएँ। और एक्सरसाइज 1.6 1.7 इनको मैं इसलिए बना करके लाया हूँ कि अगर आपने कोड बना लिया है और उसके बाद भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा कोड सही है, नहीं है, या फिर इसमें थोड़ा मोड़ा भी कन्फ्यूजन है, तो वी कैन वेरीफाई हेयर कि अगर आपने इस तरीके से कोड बनाया है और अगर यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है जिस हिसाब का मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, इट मीन्स देर इज नो मोर कन्फ्यूजन इन दिस एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट द टॉपिक्स, और आप आराम से अगले टॉपिक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। ओके, सेकेंड थिंग, ये जितनी भी चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर, either write it down in a separate space, okay, it's either a notepad or anywhere, और ये आप अपनी नोटबुक में कहीं भी, और इन सब का आप रिवीजन करते रहिए हल्का फुल्का, क्योंकि रिवीजन करेंगे, आपके दिमाग में रहेंगी, तो ऑब्वियसली जब कभी भी इंटरव्यू में पूछी जाएंगी तो आप आसानी से बहुत क्लियर आंसर दे सकते हैं। ठीक है कि नहीं। ओके, फाइन। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1c.c पर। ओके, क्या कहता है ये, वेरीफाई दैट द एक्सप्रेशन गेट केयर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल। ये जो एक्सप्रेशन है गेट केयर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसकी एक्सप्रेशन की एक वैल्यू होगी। सी कहता है कि एक्सप्रेशन की वैल्यू होनी चाहिए। और क्या होती है एक्सप्रेशन की वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी आपको गेट करने कुछ रिटर्न किया, ठीक है कि नहीं, और वो चेक हो रहा है इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, कि क्या ये वैल्यू एंड ऑफ द फाइल की वैल्यू के बराबर है। अगर ये बराबर है
तो यहाँ पर जो गेट केयर के द्वारा जो इसका पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, अगर ये एंड ऑफ द फाइल के बराबर है तो 1 रिटर्न होगा, और अगर ये एंड ऑफ द फाइल के बराबर नहीं है तो 0 रिटर्न होगा। ओके, नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल है ना, अगर ये एंड ऑफ द फाइल के बराबर नहीं है तो 1 रिटर्न होगा, और अगर ये एंड ऑफ द फाइल के बराबर है तो 0 रिटर्न होगा। ठीक है कि नहीं, नॉट इक्वल टू है। ओके, माय मिस्टेक। ओके, सो अपन देख लेते हैं। तो बिफोर राइटिंग दिस कोड पहले एक काम करते हैं कि अपन नॉर्मल गेट केयर और पुट केयर का एक कोड है, मैंने पहले से लिख रखा है, इस कोड को हम बनाते हैं। ये वही सेम कोड है जो कि आपने ऊपर यहाँ देखा है। ठीक है कि नहीं, इसी कोड को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और मैंने ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लास्ट क्लास में इसीलिए नहीं बताया था जिससे कि आप इस एक्सरसाइज को बनाएं और आपको ये समझ में आए कि यार हम इनपुट देते हैं, गेट केयर इनपुट को रीड करता है, उसको सी में लेता है, सी नाम के वेरिएबल में, और ये चेक करता है एंड ऑफ द फाइल। और हम ये कहते हैं कि जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, एनी रियल टाइप ऑफ इनपुट, इवन हमने एंड ऑफ द फाइल ही दे दिया, इवन हमने एंड ऑफ द फाइल की वैल्यू -1 ही दे दी, वो भी एनी रियल टाइप ऑफ इनपुट में ही आता है। ठीक है कि नहीं, तो वैसा इनपुट गेट केयर के द्वारा प्रॉपर रीड होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी एंड ऑफ द फाइल। तो ऐसे हम क्या इनपुट प्रोवाइड करें अपने कीवर्ड के द्वारा जिससे कि गेट केयर को जो सी रिटर्न हो रहा है वो एंड ऑफ द फाइल रिटर्न हो जाए। तो अपन इसको देख लेते हैं एक बार, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आएगा जब हम इसको एक्सरसाइज से करके देखेंगे। मैंने इसको कंपाइल कर दिया, ए डॉट आउट लिखा। ओके, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं कुछ रिटर्न दूं, मैं कुछ इनपुट दूं। मैंने ए बी सी डी इनपुट दिया, ए बी सी डी इनपुट उसने पुट किया, पुट केयर के द्वारा प्रिंट कर दिया, गेट किया, पुट केयर के द्वारा प्रिंट कर दिया। अभी ये और एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एंड ऑफ द फाइल अभी आया नहीं है। एंड ऑफ द फाइल आने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एंड ऑफ द फाइल ही इसको पास कर देता हूँ कि भैया बस अब मुझे एंड करना है। नाउ यू सी, इसके लिए एंड ऑफ द फाइल भी एक करेक्टर है, इसने उस एंड ऑफ द फाइल को भी रीड पढ़ लिया, ई ओ एफ, इस तरीके से एक एक करके करेक्टर रीड किया, और इसको अभी भी एंड ऑफ द फाइल नहीं मिला है। ऑब्वियसली ऐसा हम चाहते भी हैं, क्योंकि गेट केयर वो है जो एनी रियल करेक्टर को रीड करता है। हम ऐसा करते हैं कि हमें पता है कि एंड ऑफ द फाइल है, उसकी वैल्यू -1 है, तो अपन -1 दे करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने -1 दिया, इसने -1 को भी रीड किया, सबसे पहले माइनस को रीड किया, फिर 1 को रीड किया, और इस तरीके से गेट केयर और पुट केयर अपना काम करके -1 भी प्रिंट कर दिया इन्होंने। सो नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ऐसा हम इनपुट दें जिससे कि वो सी के कोड में एज ए एंड ऑफ द फाइल ही जाए, जो हमने उस कंडीशन में, वाइल की कंडीशन में लिखा है। सो हियर वी गो, देखिए, end of the file is defined in studio.h and is usually -1. On Linux, Control D signal is end of the file, and on Windows it is Control Z. तो अगर आप लिनक्स में कंट्रोल डी सिग्नल पास करते हो तो वो अपने आप में एंड ऑफ द फाइल की तरह ट्रीट माना जाता है, और विंडो में अगर आप एंड ऑफ द फाइल चाहते हो तो कंट्रोल जेड आपको प्रेस करना पड़ेगा। इन दैट केस अब मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ, एंड हेयर वी सी, आपका प्रोग्राम बाहर आ गया। ठीक है कि नहीं, ओके। बट अगर अपनी एक्सरसाइज ये नहीं थी, हमारी एक्सरसाइज ये कहती थी कि आप क्या करें, आप सिंपली इसमें से इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दें। ओके, हम ये जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखने का मतलब है कि ये एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि इस जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, इसमें नॉट इक्वल टू का जो प्रेसिडेंस है वो हायर है, हायर देन द इक्वल टू, तो पहले यही होगा। ओके, तो हम
को फिर इन एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इसको हटा दिया। अभी हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहता है कि गेट कैर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल। इस कंडीशन को चेक करके ये स्टेटमेंट रिटर्न करेगा आइदर 0 आइदर 1। और हम देख लेते हैं कि अगर वो 0 रिटर्न कर रहा है, वास्तव में अगर 0 रिटर्न करना है तो हम सी इज 0 प्रिंट करा देंगे, और अगर वो 1 रिटर्न कर रहा है तो हम सी इज 1 प्रिंट करा देंगे। ठीक है कि नहीं? ये है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये जब C इज 0 एंड C इज 1 भी प्रिंट होगा तो उस मोमेंट पे भी ये इसको रीड करेगा। तो आपको वहाँ ध्यान देना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है कि नहीं? अपन ये देख लेते हैं किस तरीके का आउटपुट आने वाला है। हमने A एज ए इनपुट दिया, देखिए इसने C इज 1 प्रिंट करा दिया, क्योंकि A इनपुट गेट केयर को गया और उसने देखा कि क्या A एंड ऑफ द फाइल के बराबर नहीं है। नॉट इक्वल टू मतलब नहीं है, दैट्स ट्रू। उसने C में 1 रिटर्न किया, C एक्चुअली इक्वल टू 1 था, तो C इज 1 प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखें एक बार, अगली बार जैसे ही ये C इज 1 एज ए प्रॉम्प्ट पर आया तो फिर गेट करने अगला रीड कर दिया, और फिर अगला रीड हुआ C, और C इसने देखा कि ये C एंड ऑफ द फाइल के बराबर नहीं है, ट्रूली दैट्स आल्सो ट्रू, नहीं है, तो फिर ये C इक्वल टू 1 देखा और इसने इस चीज को प्रिंट करा दिया। ठीक है कि नहीं? कंट्रोल D दे करके हम प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ट्रू कि वेरीफाई हमने कर लिया कि गेट कैर इज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल, 0 रिटर्न करता है या फिर 1 रिटर्न करता है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिया है हमारी एक्सरसाइज 1.6 के द्वारा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द फाइल। ओके, सो हियर वी गो। आप ये देखें, सिंपल सी का प्रोग्राम printf एंड ऑफ द फाइल की वैल्यू परसेंटेज एस से, क्योंकि एंड ऑफ द फाइल सिंबॉलिक कांस्टेंट है, किसी भी टाइप का कोई वेरिएबल नहीं है, तो कोई डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं है। stdio.h आपने हेडर फाइल इंक्लूड कर रखी है, एंड ऑफ द फाइल वहाँ पे इस तरीके से मैक्रो डिफाइंड होगा, तो eof इक्वल टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी में हम इसकी वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं। ओके, नाउ हियर वी गो, एक्सरसाइज 1.c, एंड आपने जब इसमें a डॉट आउट को प्रिंट किया तो देखिए एंड ऑफ द फाइल इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एंड ऑफ द फाइल। ये प्रोग्राम भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है कि नहीं? ओके, सो एज फाइन, ये पॉइंट कवर कर लिया है हमने, ये रिटर्न वैल्यू को भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है कि नहीं? हमने ये भी देख लिया है कि सी में ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सब इंटीजर रिटर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर, मेनली टू सपोर्ट एज एन आउट ऑफ बैंड कहो या फिर एंड ऑफ इनपुट कहो या फिर एंड ऑफ द फाइल कहो, सब कुछ एक ही चीज़ है, और वो एंड ऑफ द फाइल की वैल्यू होती है। ठीक है कि नहीं? द एंड ऑफ द फाइल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द -1, ये हमने अभी वेरीफाई कर लिया। इम्प्लीमेंट दैट द सिम सॉफ्टवेयर विल नोन इट हैज ए रीच्ड द एंड ऑफ द फाइल, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, इट इज प्रीडिफाइंड मैक्रो विद द वैल्यू ऑफ -1 बिटवीन एंड ऑफ द फाइल इज नॉट ए करेक्टर, ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है कि नहीं? ओके, अगला अपना टॉपिक है वो है करेक्टर काउंटिंग। ठीक है कि नहीं? तो अभी हम आ जाते हैं करेक्टर काउंटिंग के साइड। तो सो द नेक्स्ट प्रोग्राम काउंट्स कैरेक्टर्स। अब देखिए आप, फाइन, ओके, यहाँ पे हमने सारे के सारे करेक्टर रीड किए हैं। ओके, यहाँ हम करेक्टरों को काउंट करेंगे, कितने करेक्टर्स हैं। तो करेक्टर काउंट करने के लिए हमको करेक्टर को प्रिंट नहीं कराना है, तो ऑब्वियसली हमको सी को अलग से रीड करने की ज़रूरत, मतलब इस तरीके से करेक्टर को किसी जगह पे असाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
हर बार हमको बस ये देखना है कि क्या कैरेक्टर एंड ऑफ द फाइल आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर एंड ऑफ द फाइल आ गया इट मीन्स कि सारे के सारे कैरेक्टर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या है, एक इंटीजर लिया लॉन्ग टाइप का। नाउ लॉन्ग मीन्स इंटीजर इंट का बड़ा भाई। ठीक है कि नहीं, इंट से भी बड़ी जो मेमोरी रखता है दैट्स लॉन्ग टाइप। यू कैन सी इट इन डेटा टाइप्स ऑफ लाइक सी के जो डेटा टाइप्स हैं, आगे भी हम इनके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे कि कौन कौन से किस किस टाइप के डेटा टाइप्स हैं, है ना। तो एक हमने नंबर ऑफ काउंट करके एनसी करके एक वेरिएबल ले लिया, एनसी को 0 से असाइन कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, क्योंकि वाइल लूप इनिशियलाइजेशन नहीं करता है। वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन चेक बॉडी, कंडीशन चेक बॉडी, कंडीशन चेक बॉडी, इस तरीके से, है ना। आपने गेट केयर देखा, गेट केयर में जो भी आपका डेटा आ रहा है आप पूछ रहे हो कि क्या ये एंड ऑफ द फाइल के बराबर नहीं है। अगर नहीं है इट मीन्स कि ये कोई कैरेक्टर है, तो आपने प्लस प्लस कर दिया एनसी को। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली दिस प्लस प्लस, आई विल कम ऑन दैट। फिर से वाइल लूप जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा और प्लस प्लस करता जाएगा। ठीक है कि नहीं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब है एनसी को +1 कर रहा है ये हर बार। 0 से 1 किया, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, इस तरीके से। और फिर लास्ट में इसने नंबर ऑफ काउंट को प्रिंट करा दिया यहाँ पे। ठीक है कि नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो क्या है स्टेटमेंट, ठीक है वो हम देख लेते हैं। प्लस प्लस एनसी, ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में। ओके सो ओके, इस स्टेटमेंट के बारे में अपन एक बार पढ़ लेते हैं। ओके हाँ, सो इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि ये जो हम करेक्टर काउंट का कोड है एग्जैक्टली ये कोड सही से काम करता है या नहीं। और इसमें भी हम कंट्रोल डी जब हम देंगे एंड ऑफ द फाइल के लिए, तो कंट्रोल डी देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्राम ही रुक रहा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट रन होता भी है कि नहीं होता है। क्योंकि यहाँ हमारा ये इम्पोर्टेंट नोट मस्ट रीड नोट क्या कहता था कि एंड ऑफ द फाइल को डिफाइन करने के लिए आपको कंट्रोल डी सिग्नल देना पड़ेगा। बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपने जो यहाँ पे 5th क्लास में हमने कोड लिखा है, ओके, ए डॉट आउट, और यहाँ हमने ए बी सी डी दिया और कंट्रोल डी करने से क्या पता प्रोग्राम ही रुक गया हो। ठीक है कि नहीं, प्रोसेस ही रुक गया हो। तो इसके लिए इसको वेरीफाई करने के लिए कि कंट्रोल डी एंड ऑफ द फाइल ही देता है कि नहीं देता है, अपन एक बार यहाँ से कैरेक्टर काउंटिंग वाले प्रोग्राम से बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं। सो आई एम कॉपिंग द सेम प्रोग्राम। ओके, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ओके, आप इस प्रोग्राम को लिखना ही है आपको, और इसको लिख करके फिर कंपाइल करना है। अगर कोई एरर आती है तो उस एरर के साथ देखना है कि क्या कंपाइलेशन एरर है और उसका क्या हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है कि नहीं। ओके सो कैर काउंट डॉट सी, हियर वी गो, सेट पेस्ट, एंड हमने ये कोड लिख दिया है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा इसका इंडेंटेशन सही कर देता हूँ जिससे कि ये रीडेबल हो जाए। हमें S20 की ज़रूरत है नहीं, ये कोड में एक्स्ट्रा कॉपी हुआ है। ओके, एंड सी दिस एंड लॉन्ग विद दिस, अपन यहाँ पे रिटर्न 0 पास कर देते हैं। कोई भी फंक्शन बिना रिटर्न टाइप के लिखा नहीं जाता है। ठीक है कि नहीं। मेन फंक्शन का मैंने इंटीजर टाइप रिटर्न लिख दिया और यहाँ पर रिटर्न 0 पास कर दिया। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कंट्रोल डी जब आप पास करोगे, उस कंट्रोल डी के बाद एक ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगा और ये प्रिंट स्टेटमेंट नंबर ऑफ काउंट करेक्टर के रिटर्न कर देगा। ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, सी सी और कैर काउंट इसको कंपाइल किया, ए डॉट आउट चलाया, और यहाँ पे हमने ए बी सी डी इस तरीके से 4 लिखे और उसके बाद एक इंटर देने की कोशिश की। देखिए इंटर देने के बाद कुछ नहीं हो रहा क्योंकि एंड ऑफ द फाइल नहीं दे पा रहे हम, राइट। हमें क्या देना है, कंट्रोल डी। अब देखें आप, एक
ABCD ये 4, फिर मैंने फर्स्ट टाइम एंटर दिया 5, और फिर मैंने सेकंड टाइम एंटर दिया, ये 6 टोटल कैरेक्टर मेरे यहाँ पर प्रिंट हो गए। ठीक है कि नहीं? मैं दोबारा से इसको दिखाता हूँ आपको। ABCD ये, और मैंने सिंपली कंट्रोल डी पास कर दिया यहाँ पे, है ना, कंट्रोल डी, तो वो देखिए मेरे को क्या प्रिंट हो गया, सिर्फ 4 प्रिंट हुआ है। ठीक है कि नहीं? और इसी को मैं चलाऊंगा ABCD और इस पे एंटर एंड देन कंट्रोल डी, तो वो मेरे को क्या प्रिंट कर रहा है, 5 प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर दबाने का मतलब एक न्यू लाइन करेक्टर और एक्स्ट्रा पास किया है, उसको भी वो काउंट करेगा। ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये करेक्टर काउंटिंग है। अब करेक्टर काउंटिंग में स्पेशल बात ये है कि प्लस प्लस एनसी क्या है। ठीक है कि नहीं? तो आपको एक बात बता देता हूँ कि प्लस प्लस एक न्यू ऑपरेटर है आपके लिए, और उसका मतलब है इंक्रीमेंट बाई 1। वॉट एवर द वैल्यू एनसी इज हैविंग, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एनसी विद +1। ठीक है कि नहीं? यू कुड इंस्टीड राइट एनसी इक्वल टू एनसी +1, बिल्कुल। इंक्रीमेंट बाई 1 का मतलब यही है कि जो एनसी की वैल्यू है उसमें +1 ऐड करो और फिर से उसे एनसी में असाइन कर दो। ठीक है कि नहीं? लेकिन आप क्या है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस इस तरीके के ऑपरेटर को इंक्रीमेंट बाई 1 और डिक्रीमेंट बाई 1 के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? अब क्या कहते हैं कि ये प्लस प्लस और -1 माइनस माइनस जो ऑपरेटर है ना, इनके भी 2 टोटल फॉर्म होते हैं। एक क्या है प्लस प्लस एनसी, और एक क्या है एनसी प्लस प्लस। इसे प्री कहते हैं, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। इन दोनों में अंतर क्या है? वैसे कि इन दोनों के बारे में चैप्टर 2 में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इन दोनों में अंतर क्या है। कि अगर आप एनसी प्लस प्लस कर रहे हो तो इस एनसी से रिलेटेड सबसे पहले सारे के सारे ऑपरेशन होंगे, देन उसके बाद एनसी को +1 किया जाएगा। समझ गए आप? पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? पहले जितना भी काम एनसी का हो रहा है इस स्टेटमेंट के अंदर, वो सारे के सारे ऑपरेशन और वो सारा का सारा वर्क इम्प्लीमेंट होगा, देन एनसी को +1 किया जाएगा। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है, प्रीफिक्स प्लस प्लस एनसी का मतलब कि पहले आप एनसी को इंक्रीमेंट करें, देन उसके बाद एनसी को फर्दर किसी भी चीजों के लिए यूज करें। ठीक है कि नहीं? चैप्टर 2 में हम इसके बारे में और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया कि एक लॉन्ग टाइप का अलग से वेरिएबल टाइप हमने, जो कि ये क्या है, इंटीजर की जगह पे हमने लॉन्ग यूज किया है। लॉन्ग इंटीजर आर एटलीस्ट 32 बिट, और वो इंटीजर मैंने बताया था कि मशीन डिपेंडेंट होते हैं, बट इनकी साइज जो है वो 16 बिट से स्टार्ट होती है। यहाँ पे ये एटलीस्ट लॉन्ग जो है वो 32 बिट से स्टार्ट होता है। ठीक है कि नहीं? द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, अब देखिए यहाँ पे डी का यूज नहीं किया, लॉन्ग के लिए एल डी का यूज करते हैं हम, ये स्पेसिफायर आपको याद रखना है। ठीक है कि नहीं? अब देखें आप वाइल लूप में आपने यहाँ पे क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया, यहाँ कंडीशन चेक की, और यहाँ आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। ये 3 स्टेटमेंट हैं। आपको याद होगा मैंने फोर लूप में इन तीनों स्टेटमेंट को एक लाइन के अंदर लिखना सिखाया है। फोर लूप क्या है? वाइल लूप का ही जनरलाइज फॉर्मेशन, जो क्या करता है, पहले में इनिशियलाइजेशन करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, फिर बॉडी चला वो सॉरी कंडीशन चेक करता है, फिर बॉडी चलाता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, फिर बॉडी चलाता है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। राइट? यहाँ बॉडी है ही नहीं, बॉडी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अलग से। तो ये जितने भी ये तीनों काम हो रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट, ये पूरे के पूरे काम नॉर्मल एक फोर लूप से हो सकते हैं। nc इक्वल टू 0, दिस गेट कैरेज नॉट इक्वल टू एंड ऑफ द फाइल प्लस प्लस nc, ये दोनों, ये हमारा सेकंड वर्जन ऑफ द कोड है, मोर प्रिसाइज। और ये कॉलन क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी बॉडी में कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो जैसे ही कंडीशन चेक करेगा, बॉडी में जाएगा, बॉडी में कुछ है ही नहीं, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर कंडीशन चेक, फिर बॉडी में जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। हमने यहाँ पर डबल का यूज किया है। ओके, डबल किस लिए? जैसे कि
इंटीजर का बड़ा फॉर्म लॉन्ग था, ऐसे ही फ्लोट का एक बड़ा फॉर्म होता है डबल। ठीक है कि नहीं? और बहुत अच्छे तरीके से हमें आगे इसको पढ़ना है। अगर इसमें भी आपको इंटीजर के अगर आप डबल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेसिमल वैल्यू को भी टेक केयर करेगा, डेसिमल के बाद की फ्लोटिंग वैल्यू को भी टेक केयर करेगा, राइट। अगर आपको फ्लोटिंग वैल्यू दिखानी नहीं है तो मैंने आपको ये बताया था कि आप फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर्स का स्पेशली यूज कर सकते हैं। डॉट जीरो का मतलब डेसिमल के बाद आपको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। तो ऑब्वियसली ये केवल और केवल डेसिमल से पहले के पार्ट को ही, डेसिमल पॉइंट को ही प्रिंट करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को प्रिंट नहीं करेगा, विच इज जीरो। ठीक है कि नहीं? द बॉडी ऑफ द फोर लूप इज एम्प्टी बिकॉज ऑल द वर्क इज डन इन द टेस्ट एंड इंक्रीमेंटेशन पार्ट ओनली। तो देखिए, आप हमेशा याद रखिए, अगर आपसे कहता है कैरेक्टर काउंट का कोड लिखने के लिए किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स में और टॉप क्वेश्चंस में है कि आपको वर्ड काउंटिंग, लाइन काउंटिंग, इवन कैरेक्टर काउंटिंग भी है ना, ठीक है कि नहीं? राइट द कैर काउंटिंग and code of for line and word counting from a file और set of sentences। ठीक है कि नहीं? तो आप सिंपली एक वन लाइनर फोर लूप के अंदर ये सारा का सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? आपने देख लिया वाइल और फोर लूप में क्या अंतर है, एंड वेरी फर्स्ट कॉल टू द गेट कैर। ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो है हमारा लाइन काउंटिंग। आखिर होता क्या है लाइन काउंटिंग? अब देखिए, लाइन क्या है? जो स्लैश एन से एंड हो जाए तब हमारी न्यू लाइन चालू हो जाती है, राइट। तो आपको वर्ड काउंटिंग में तो हम क्या कर रहे थे, केवल और केवल गेट केयर से वर्ड पढ़ते चले जा रहे थे और उनको काउंटिंग करते चले जा रहे थे। लाइन काउंटिंग में हमको क्या है, गेट केयर से वर्ड पढ़ना ही नहीं है, उसको ये चेक करना है पढ़ने के बाद, एंड ऑफ द फाइल को तो चेक करना ही करना है। जैसे कि हमें पता लगे कि अब हमारा एंड ऑफ द फाइल आ गया, अब हमें आगे लाइन कोई आने वाली नहीं है और अब हम आउटपुट दिखाने के लिए हो गए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। लेकिन गेट केयर में जो वर्ड रीड हो रहा है उसको हमें ये भी देखना है कि अगर वो स्लैश एन आ रहा है, न्यू लाइन करेक्टर आ रहा है, इट मीन्स कि लाइन को +1 हमें करना है। ये सिंपली कंसेप्ट है लाइन काउंटिंग का। तो हमने क्या किया, एक एनएल ले लिया, और क्योंकि हमको रीड पढ़ करेक्टर को पढ़ करके उसको चेक करना है तो एक करेक्टर सील भी ले लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमने सी को देखा, उसको एंड ऑफ द फाइल वाली कंडीशन डाल दी, और हमने इफ कंडीशन में देखा कि क्या ये न्यू लाइन के बराबर है। अगर ये किसी भी तरीके से न्यू लाइन के बराबर दिखता है तो हमने उसको लाइन काउंटिंग को प्लस प्लस एनएल कर दिया, उसी हिसाब से जैसे कि हम यहाँ पे करेक्टर काउंटिंग को प्लस प्लस एनसी कर रहे हैं, सेम सिंपल, राइट। तो यहाँ पे फिर लास्ट में हम क्या प्रिंट एफ करा रहे हैं अपने लाइन काउंटिंग को एनएल को स्लैश एन के द्वारा। ओके, नाउ हियर वी गो। अगेन हमने क्या किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर लिया है या कंडीशन चेक कराई है और फिर उसके बाद इसे इंक्रीमेंट किया है। ठीक है कि नहीं? लाइन काउंटिंग को आप इसको बिल्कुल, एक चीज़ मैं इसमें बहुत अच्छी बता देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखिए, ये इक्वल टू का मतलब है इक्वल टू चेक करना कि क्या ये इसके बराबर है, और इस एक सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट, इसकी वैल्यू को इसमें असाइन कर दीजिए। और नॉट इक्वल टू का मतलब है इसको वो चेक करना कि ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। ठीक है कि नहीं? ओके, फाइन। हेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी इसमें जो कि हमें पढ़नी थी। ए कैरेक्टर रिटन बिटवीन सिंगल कोट्स रिप्रेजेंट ए इंटीजर वैल्यू इक्वल टू द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर इन द मशीन कैरेक्टर सेट। आप देखो, जितना भी ये हाईलाइटेड वाला पोर्शन है ना, इसी को मैं आपके लिए रीड करता हूँ यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइटेड वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ये नॉन हाईलाइटेड वाला पोर्शन है ना, ये इस हाईलाइटेड वाले पोर्शन को समझाने के लिए थीम बनाना है बस। तो आप लोगों का टाइम बचे, इसके कारण मैं उस थीम को डायरेक्टली इस हाईलाइटेड को पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आखिर ये लाइन कह क्या रही है कि कैरेक्टर रिटन बिटवीन सिंगल कोट्स,
सिंगल कोट्स के अंदर जो करेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं, उसे हम पहली बात तो करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, ये आप ध्यान रख लो। डबल कोट के अंदर जो लिखा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है इसे हम स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे, और जो इस सिंगल कोट के अंदर लिखा रहता है उसे हम क्या कहेंगे, जैसे ये सिंगल कोट के अंदर लिखा हुआ है ये हम इसको हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है कि नहीं। हर एक कैरेक्टर कांस्टेंट की एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो कि मशीन के कैरेक्टर सेट में मिलती है, दैट्स कॉल्ड आस्की वैल्यू। जैसे ए लिखा हुआ है, इस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू है 65। तो आप गूगल पर जब सर्च करेंगे आस्की कैरेक्टर सेट, आपको सारे के सारे मशीन से डिपेंडेंट जो भी आस्की कैरेक्टर सेट है वो सब मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। बेटर देखिए यहाँ पे अगर न्यू लाइन भी है, ये भी एक कैरेक्टर सेट है, इसकी भी एक आस्की वैल्यू होगी और जो कि ये 10 है ना। ऐसे ही स्लैश टी, इन सब की भी अपने आप में एक आस्की वैल्यू होती है, आप उस आस्की वैल्यू को देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब आपकी एक्सरसाइज क्या है कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट ब्लैंक्स, टैब्स एंड न्यू लाइंस। अगर हम यहाँ पर इफ कंडीशन से न्यू लाइन को देख करके और हम नंबर ऑफ लाइन काउंट कर सकते हैं, तो हम कितने उसमें ब्लैंक्स आ रहे हैं, एन बी एक वेरिएबल बना लें, चेक कर लें, कैरेक्टर को रीड करें, रीड करने के बाद कैरेक्टर इक्वल टू क्या वो एक ब्लैंक स्पेस है, अगर है, अगर इस कंडीशन में है तो आप एन बी को प्लस प्लस एन बी कर दीजिए। टैब, क्या वो टैब है, स्लैश टी है, अगर है तो प्लस प्लस एन टैब, और क्या वो न्यू लाइन है तो प्लस प्लस एन एल, खत्म। राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी इट्स इनपुट टू इट्स आउटपुट। आपको इनपुट से आउटपुट कॉपी करना है, इसका मतलब गेट कैर और पुट कैर को यूज करना है। रिप्लेसिंग, अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने क्या बोला है, रिप्लेसिंग ईच स्ट्रिंग ऑफ वन और मोर ब्लैंक्स बाय ए सिंगल ब्लैंक। यहाँ पे आप जो ब्लैंक्स को चेक कर रहे थे, इसने ये बोला है कि अगर किसी भी लाइन के अंदर एक से अधिक ब्लैंक कैरेक्टर आ रहे हैं कंटिन्यू, तो उनको आप सिंगल ब्लैंक्स में रिप्लेस करके तब इनपुट करें। इट मीन्स वेन एवर यू फाइंड ए ब्लैंक, तो आप चालू करें, देखें कि क्या उसके बाद कब तक ब्लैंक्स आते हैं, और जब तक ब्लैंक आए तब तक किसी भी चीज को आपको पुट केयर में नहीं डालना है, और जैसे ब्लैंक कंप्लीट होता है देन उसके बाद आपको पुट केयर में डालना चालू करना है। एक बार ब्लैंक को पढ़ना है, उसके बाद सारे के सारे ब्लैंक को इग्नोर करना है, ठीक है कि नहीं। ये आपका प्रोग्राम है। ओके, एक्सरसाइज 110 क्या कहती है कि राइट ए प्रोग्राम टू कॉपी इट्स इनपुट टू इट्स आउटपुट। क्या, इनपुट टू आउटपुट, पुट केयर गेट केयर, सिंपल, गेट केयर पुट केयर, ठीक है ना। लेकिन रिप्लेसिंग ईच टैब, तो देखो आप उसमें स्लैश टी है, ईच बैक स्पेस बाई स्लैश बी एंड ईच बैक स्लैश बाई स्लैश स्लैश। अगर स्लैश टी आ रहा है तो उसकी जगह पे पुट केयर में क्या दिखाना है, आपको स्लैश टी दिखाना है। नाउ द पॉइंट इज, स्लैश टी को पुट केयर में दिखाने के लिए आपको पुट केयर में पास क्या करनी पड़ेगी, इसकी इंटीजर वैल्यू, और स्लैश टी की इंटीजर वैल्यू क्या है, उसकी आस्की कैरेक्टर आस्की वैल्यू, और वो आस्की वैल्यू क्या है, ये आपको आस्की वैल्यू चेक करनी है गूगल से। ऐसे ही स्लैश बी, ऐसे ही स्लैश स्लैश, और आपको पुट केयर में प्रिंट कराना है, और पुट केयर के प्रिंट होने के बाद आपको देखना है कि क्या आपका आउटपुट जहाँ जहाँ टैब आ रहा है वहाँ पर स्लैश टी प्रिंट कर रहा है कि नहीं, जहाँ जहाँ बैक स्पेस आप दबा रहे हो तो स्लैश बी प्रिंट कर रहा है कि नहीं, और जहाँ जहाँ बैक स्लैश दबा रहे हो आप वो ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं है। दिस मेक्स टैब्स बैक स्पेस विजिबल इन एन अनएम्बिगुअस वे, दैट्स द आस्क रिक्वायरमेंट, ठीक है कि नहीं। तो ये आपको तीनों की तीनों एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट करनी है। ओके, सो अभी इस लेक्चर में हम वर्ड काउंटिंग को और कंप्लीट कर लेते हैं। वर्ड काउंटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, हमने अब तक आपके लिए जो पढ़ाया है वो लाइन काउंटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम स्पेस यहाँ पर हम कैरेक्टर काउंटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब वर्ड काउंटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे ट्रिकी है,
वर्ड काउंटिंग में आपको स्पेस कैरेक्टर को हल्का सा टेक केयर करना पड़ेगा। कैसे? कि फोर्थ इन आवर सीरीज ऑफ द यूजफुल प्रोग्राम काउंट लाइंस वर्ड एंड कैरेक्टर, तो वर्ड काउंटिंग फोर्थ वन है हमारा। और कैसे हम इसको टेक केयर करेंगे, तो आप देखें ये प्रोग्राम क्या कहता है कि एक वर्ड कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही एंड हो जाए वर्ड, इसका मतलब हम आउटसाइड ऑफ द वर्ड हैं, तो हम प्लस प्लस कर देंगे एन डब्ल्यू को। एन डब्ल्यू मतलब नंबर ऑफ वर्ड। अगर न्यू लाइन आ रहा है तो एन एल, नंबर ऑफ लाइन। अगर जो भी कोई नया करेक्टर हम रीड कर रहे हैं तो एन सी, नंबर ऑफ करेक्टर। और करेक्टर हमको रीड करना पड़ेगा क्योंकि हमको उन्हें चेक करना है। और क्या उस करेक्टर की स्टेट है, दो ही स्टेट हो सकती हैं। आइदर वो इनसाइड ऑफ द वर्ड हो सकता है, आइदर वो आउटसाइड द वर्ड हो सकता है। ठीक है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो देखिए हमने एक एक करेक्टर को रीड किया और इनिशियली हमने बोला कि हमारी जो स्टेट है वो आउटसाइड ऑफ द वर्ड है। ऑब्वियसली जब कोई वर्ड है ही नहीं तो हमारी स्टेट आउटसाइड द वर्ड है। अब हम इस सी को जैसे ही हमने रीड कर लिया, हमने नंबर ऑफ करेक्टर का काउंट तो प्लस प्लस कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये करेक्टर न्यू लाइन है। अगर न्यू लाइन है तो आप नंबर ऑफ लाइन में प्लस प्लस कर दीजिए। और अगर ये करेक्टर आपका स्पेस हो या न्यू लाइन हो या स्लैश टैब हो, इट मीन्स कि आप अब तक किसी वर्ड में थे या नहीं थे, लेकिन इन तीनों के आने के बाद आपकी जो स्टेट है वो वर्ड से बाहर निकल चुकी है। समझ में आ रही है आपको बात? कि आप मान के चलिए मैं PROGRAM और फिर उसके बाद मेरा स्पेस आ जाए, तो एम तक तो मैं किसी वर्ड के अंदर था, ये करेक्टर मेरा किसी वर्ड के अंदर था, लेकिन जैसे ही स्पेस आया तो मैं वर्ड से बाहर आ गया। ठीक है कि नहीं? अब अगर वो वर्ड से बाहर आ गया और दोबारा से फिर कभी ई आ गया, जैसे एम के बाद स्पेस आया, मेरी स्टेट वर्ड से बाहर हो गई। अब मैंने ई दबाया तो मैं देखा कि क्या सी इन सब के बराबर है? नहीं है। क्या स्टेट इक्वल टू आउट है? यस, स्टेट आउट है मेरा। तो आप स्टेट को इन करिए और नंबर ऑफ वर्ड के काउंट को बढ़ा दीजिए। हियर वी गो। लेट से मेरी यही लाइन है सिंपल, पहली पहली। सबसे पहले मेरा स्टेट है आउट। ठीक है कि नहीं? मैंने सबसे पहले ई प्रेस किया। ई गया जैसे ही नंबर ऑफ करेक्टर बढ़ गए मेरे। करेक्टर ने देखा क्या ये न्यू लाइन है? बिल्कुल नहीं है। इसने देखा कि क्या ये करेक्टर अपने आप में इन तीनों को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं बिलोंग करता। फिर ये गया कि क्या स्टेट मेरी आउट है? यस, मैंने कहा स्टेट आउट है। इनिशियली हमने स्टेट को क्या इनिशियलाइज किया है? आउट इनिशियलाइज किया है। तो वो बोलेगा कि आप स्टेट को अब इन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं किसी करेक्टर को पढ़ रहा हूँ, वो वर्ड के अंदर आ चुका है। ठीक है कि नहीं? और नंबर ऑफ वर्ड का काउंट बढ़ा दीजिए, तो मेरा पहला वर्ड चालू हो गया। अब वी आया मेरा। वी आने पे देखा उसने कि क्या स्टेट आउट है? बिल्कुल नहीं है आउट, अभी तो मेरी स्टेट इन है, तो वो साइलेंटली आगे चला जाएगा। ई आर वाई, वाई तक वो साइलेंटली चलता चला जाएगा और नंबर ऑफ काउंट को बढ़ाता जाएगा। फिर जैसे ही स्पेस गया, स्पेस जाने पे उसकी ये वाली इफ कंडीशन हिट करेगी कि क्या मेरा सी स्पेस है? यस, सी स्पेस है। तो उसने बोला आप स्टेट को कर दीजिए अब आउट। अब मेरी स्टेट आउट हो चुकी है और मैं आगे चला गया हूँ। अब जैसे ही टी मैंने दिया, तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ करेक्टर को बढ़ा करके और अब इसमें इफ को चेक किया, इफ कंडीशन में जाएगा नहीं, वो एल्स इफ में जाएगा और कहेगा कि क्या स्टेट आउट है? यस, जैसे ही स्पेस आया था मैंने स्टेट को आउट किया था। अभी की बार मेरे को स्टेट आउट मिलेगी और फिर से वो स्टेट को इन करेगा और नंबर ऑफ वर्ड को बढ़ा देगा। अभी मैं दूसरे वर्ड के अंदर हूँ। इस तरीके से वो एन एल, एन डब्ल्यू और एन सी सबको प्रिंट करता जाएगा और मेरे नंबर ऑफ वर्ड प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ये यहाँ पे सारा का सारा सब कुछ बता रखा है। ओके, अब देखिए ये जो है बीच में ये और ऑपरेटर है सी में। और को दिखाने का मतलब सी इक्वल टू दिस और दिस और दिस,
इसका मतलब ये है सी इज ए ब्लैंक और सी इज ए न्यू लाइन और सी इज ए टैब। ठीक है कि नहीं। और ये और देख लेते हैं अपन ऊपर कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल कुछ इस तरीके से हैं तो मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट एन सी इक्वल टू जीरो सॉल्व होगा। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, असाइनमेंट ऑपरेटर से लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसमें वैल्यू आ जाएगी। ये एन सी इक्वल टू जीरो पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू है। अब ये पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू एन डब्ल्यू में असाइन होगी और फिर इस पूरे के पूरे इतने बड़े स्टेटमेंट की वैल्यू एन डब्ल्यू की वैल्यू के बराबर हो जाएगी और फिर एन डब्ल्यू की वैल्यू एन वन में असाइन होगी और इस तरीके से ये काम करेगा। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली दिस। ये हमने ऊपर पढ़ा ही था कि हर एक एक्सप्रेशन सी में एक वैल्यू रखता है। मैं दोबारा से वो दिखा देता हूँ आपको। ओके, विल गो लिटिल अप, हियर वी गो। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि द पैरेंथेसिस इज रिक्वायर्ड, दैट्स ट्रू। या हियर इज C इक्वल टू गेट कैर इज एन एक्सप्रेशन एंड हैज ए वैल्यू। हर एक एक्सप्रेशन एक वैल्यू रखता है और क्या है वो वैल्यू, असाइनमेंट के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो एग्जैक्टली एक्सप्रेशन की वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे मेरा एन सी इक्वल टू जीरो जो स्टेटमेंट है ये, यहाँ पे ये पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एग्जैक्टली इस एन सी के बराबर होगी और फिर ये एन डब्ल्यू में जाएगा और फिर ये एन एल में जाएगा। ठीक है कि नहीं। ये आपने और देख लिया, एक एंड ऑपरेटर भी होता है सी में, उसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, इफ और एल्स कंडीशन हमने यहाँ पे देखी है कि इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन किस तरीके से लिखी जाती है कि इधर आपको इफ में जाना है, अगर इफ में जाने के बाद अगर इफ फेल होता है तभी आपको एल्स रन होगा। अगर ऐसा करना है आपको कि इफ में भी जाना है, इफ फेल हो या नहीं हो लेकिन आपको एल्स चेक करना ही है तो आपको एल्स इफ लिखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। एल्स इफ मतलब इफ कंडीशन अगर फेल हो गई तो एल्स इफ में जाओ आप, और एल्स इफ में आपको एक कंडीशन है। सॉरी, अगर मैं दोबारा से मैं एक बार स्टेटमेंट को बोल देता हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो सिंपली अगर ऐसा है कि आपकी कंडीशन ऐसी है आइदर जीरो है और वन है तो आप सिंपली इफ में जीरो वाली कंडीशन डाल दीजिए, एल्स पार्ट ऑटोमेटिकली वन उठा लेगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल आपके पास चॉइस जीरो वन के अलावा भी हैं, लाइक आइदर वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, तो ऐसे में पहले इफ कंडीशन वन को चेक करेगा। दूसरा कंडीशन अगर वन फेल हुआ तब आप चाहते हो कि दूसरी कंडीशन पर जाए तो इसलिए आपको एल्स इफ दबाना पड़ेगा और वहां आपको अगर कोई और कंडीशन चेक करनी है तो आपको एल्स के बाद इफ लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको बात। ठीक है कि नहीं। अगर आपका इफ में पहला चेक हुआ है पहली कंडीशन, अब आप चाह रहे हो कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो आपको दूसरी कंडीशन है मेरे पास और उसको भी चेक करना है। ऐसा नहीं है कि पहली कंडीशन फेल हो गई तो पक्का है कि दूसरी होगी होगी, नहीं, दूसरी है फिर तीसरी है फिर चौथी है। तो आपका पहला इफ उसके बाद एल्स में आपका इफ ब्लॉक अलग से फिर से आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है। और हमारा हाउ वुड यू टेस्ट द वर्ड काउंटिंग प्रोग्राम, कैसे टेस्ट करोगे, बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से। व्हाट काइंड ऑफ इनपुट आर मोस्ट लवली टू अनकवर बग्स इफ देर आर एनी। ओके, ये एक प्रोग्राम बनाना है। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स इट्स इनपुट वन वर्ड पर लाइन। ठीक है कि नहीं। अगला लेक्चर हम एरे का देखेंगे, उससे पहले अपन देख लेते हैं कि राइट ए करेक्टर काउंटिंग हमने देख लिया, कोड ऑफ लाइन है ना, कोड फॉर लाइन एंड वर्ड काउंटिंग ये हमने देख लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है कि नहीं। अभी हमारा जो होमवर्क है वो होमवर्क अगले लेक्चर का थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको ये कंप्लीट करना है। 18, 19, 110, 111 एंड 112।
राइट 1 12 तक आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ओके, इस क्लास से रिलेटेड जितना भी आपको कोई क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। आइदर आपको किसी एक टॉपिक पर अगर अलग से डिस्कशन करना है या फिर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में ना दे करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे कनेक्ट होना है तो आप जीमेल आईडी के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर लें एंड विल टॉक अबाउट एंड आई विल ऐड यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। देयर यू कैन पेस्ट योर क्वेश्चंस एंड कैन डिस्कस विद मी डायरेक्टली। ओके, और इससे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी ये फाइल्स हैं, जितना भी ये कोड है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में एक गिटहब की लिंक है, उस गिटहब की लिंक पर आपको मिल जाएगी। इवन ये जो हमारी पीडीएफ फाइल है ये भी मैंने गिटहब की लिंक पर डाल रखी है, आप वहाँ से गिटहब से लिंक से इसको ले सकते हो। हर एक क्लास का पूरा कंटेंट आपके लिए पड़ा हुआ है गिटहब की लिंक पर ही, है ना। ओके, थैंक्स, आई थिंक ओके, मोर देन इनफ नाउ, बाय बाय।